रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था, लगा राजनीतिज्ञ रहा अगले चुनाव पर घात, राजपुरुष सोचते किंतु अगली पीढ़ी की बात। आज हमारे आसपास केवल राजनीतिज्ञ हैं, राजपुरुषों का वह दौर जो आगे आने वाली पीढ़ियों का हित सोचे अब बीती बात है। आज का हमारा वीडियो शीर्षक है यथार्थ। अमेरिका के ह्यूस्टन में प्रवासी भारतीयों को वर्ष 2019 में संबोधित करते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत में सब ठीक है, सब चंगा से। करतल ध्वनि से प्रवासी भारतीयों ने उनकी इस बात का भरपूर स्वागत भी किया। आधिकारिक आंकड़े कहते हैं कि भारत में वर्ष 2023 में करीब 2.25 लाख लोगों ने भारत देश की नागरिकता छोड़ी। हाल ही में हमारे तकरीबन 300 देशवासी अमेरिका से भारत वापस लाए गए। यह वह देशवासी हैं जिन्होंने विदेश जाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर कर्ज लेकर एक बेहतर जिंदगी की तलाश में दुस्साहसिक कदम उठाया, जिसने उन्हें अपराधी की श्रेणी में ला खड़ा किया। वर्ष 2021 में हमारे देश में बेरोजगारी दर 6% थी, जो जून 2024 में 9.9% हो गई। यह आंकड़े हमें समझाते हैं कि एक बेहतर जिंदगी के लिए आम भारतीय विदेश जाना चाहता है, चाहे उसे अपराध का रास्ता ही क्यों न अपनाना पड़े। रोजगार के लिहाज से अभी बहुत कुछ है जो ठीक नहीं है। हाल ही में एक बेहद दर्दनाक घटना हुई। नेपाल की एक छात्रा ने अपने साथ पढ़ने वाले छात्र के उसे मानसिक यातना देने से परेशान होकर खुदकुशी जैसा बड़ा कदम उठा लिया। हृदय विदारक बात यह भी थी कि विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाली शिक्षिका का उन बच्चों को जवाब। इस वीडियो का यह अंश देखिए। 40,000 बच्चों को आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा। नेपाल के विद्यार्थियों से घृणा भरा व्यवहार आप स्वयं देख सकते हैं। यह मामला बढ़ा और नेपाल के प्रधानमंत्री जी को अपने देश के छात्रों को संभालने के लिए स्वयं बीच में आना पड़ा। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स यानी कि अप्रवासन सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार उच्च शिक्षा के लिए वर्ष 2023 में केवल 40,431 विदेशी छात्र भारत आए, जबकि अक्टूबर 2023 तक पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 7.65 लाख थी। आंकड़े कहते हैं कि हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में सब अच्छा नहीं है। देश में बाहर से आने वाले छात्रों की संख्या बाहर पढ़ने जाने वाले छात्रों के मुकाबले काफ़ी कम है और विदेशी छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार आगे आने वाली स्थिति का अंदाजा दे ही देता है। धर्म के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ का दुनिया भर में नाम हुआ। अति विशिष्ट और विशिष्ट व्यक्तियों ने प्रयागराज में संगम में शांतिपूर्वक और आम लोगों ने घंटों जाम में फंसकर और कई किलोमीटर पैदल चलकर स्नान किया। वैसे तो सनातन संस्कृति में कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार कुंभ में स्नान करने वाली महिलाओं के वीडियो और फोटो के अंश सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं और पूरी वीडियो के लिए 2,000 से 3,000 रुपये वसूले जा रहे हैं। यह बेहद शर्मिंदा करने वाली बात है, क्योंकि सनातन धर्म के सबसे बड़े आयोजन में दूसरे धर्म के किसी भी व्यक्ति का प्रवेश पूर्णतः वर्जित था। इसलिए अब आरोप के पात्र केवल वही लोग होते हैं जो स्वयं को सनातनी कहते हैं, क्योंकि हर धर्म इस तरह के कृत्य को पाप की दृष्टि से ही देखता है। धर्म के आयोजन में महिलाओं को नहाते हुए देखने की इच्छा रखते हुए ऐसे वीडियोस को पैसों में खरीदना और बेचना बताता है कि देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से सब अच्छा नहीं है। कुछ समय पहले की एक खबर शायद आपकी स्मृति में हो। अमेरिकी करोड़पति ब्रायन जॉनसन भारत में एक पॉडकास्ट के बीच में से ही खराब वायु गुणवत्ता के कारण चले गए। उन्होंने बाद में कहा कि भारत में प्रदूषण से होने वाले खतरों को महत्व नहीं दिया जा रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हाल ही में नेशनल ग्रिल ट्रिब्यूनल को बताया कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नदियों का जल प्राथमिक गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है। इस जल को नहाने के लिए भी मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। आधिकारिक आंकड़ों को दरकिनार करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रयागराज में संगम का जल पीने योग्य है। आंकड़ों पर आस्था की राजनीति ने विजय पाई। हम आम लोगों ने आंकड़ों की नहीं सुनी, या कहना उचित होगा कि सुनना नहीं चाहते।
वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण के आंकड़ों को राजनेताओं और उनके अनुयायियों द्वारा सिरे से नकार कर आम आदमी के स्वास्थ्य से खेलना बताता है कि देश में सब ठीक नहीं है। महान दार्शनिक प्लेटो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में तर्क देते हैं कि यदि किसी राज्य पर शासन करना एक शिल्प है, वास्तव में शासन कला है, तो राजनीति को विशेषज्ञ शासकों की आवश्यकता होती है और केवल संयोग से इसमें नहीं आ सकते, बल्कि उन्हें व्यापक प्रशिक्षण के दौरान सावधानी पूर्वक चुना और तैयार किया जाना चाहिए। राजनीतिक निर्णय लेने के लिए अच्छे निर्णय की आवश्यकता होती है। यह राजनीतिक निर्णय ही किसी देश के विकास की दशा तय करते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि 180 देशों में से भ्रष्टाचार के संबंध में भारत का स्थान 96वां है। 89% लोग मानते हैं कि सरकारी भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। आंकड़े साफ साफ समझाते हैं कि भ्रष्टाचार के संबंध में देश में सब ठीक नहीं है। आपको स्मरण करवाना उचित होगा कि महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार, महिलाओं की सुरक्षा, इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखकर हमसे वोट मांगा गया और हमने इन्हीं सब मुद्दों पर वोट भी दिया। वर्तमान सरकार के इतने सालों के एक छत्र शासन के बावजूद हम आज भी वही हैं जहां से एक बेहतर जीवन की उम्मीद से हम लोगों ने प्रारंभ किया था। राजनेताओं द्वारा भ्रम का एक आवरण हमारे इर्द गिर्द फैलाया गया है, जिसमें हम सामने उपस्थित सत्य को नकारना चाहते हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि यह हम अपनी बेहतरी के लिए नहीं, बल्कि राजनेताओं की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। हमारे बेहद प्रिय राजपुरुष स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय राजनीति को लेकर अपने विचार कुछ यूं कहे थे। भारतीय राजनीति में हम एक दूसरे को शत्रु मानकर चले, ये ठीक नहीं है। पॉलिटिकल एडवर्सरी होते हैं, एनिमी नहीं होते। आज राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता नहीं है और राजनीतिक शत्रुता धर्म के नाम पर है। कितना बेहतर होता कि राजनेता संसद में धर्म और भाषा के नाम पर नहीं, बल्कि आम आदमी के अधिकार और उनकी बेहतरी के लिए प्रतिद्वंदी होते। हालांकि ऐसा सोचना केवल स्वप्न समान है और यह स्वप्न सच्चाई तब होता जब आम लोगों के तर्क वितर्क चर्चाएं उन मुद्दों से संबंधित होती जिनके लिए हमने मतदान किया था। उर्दू में लिखने वाले हिंदी के महान साहित्यकार प्रेमचंद जी ने लिखा था, उसका सार कुछ यूं है कि जनता को आज संस्कृतियों की रक्षा करने का न तो अवकाश है और न जरूरत। संस्कृति अमीरों का, पेट भरों का, बेफिक्रों का व्यसन है। दरिद्रों के लिए प्राण की रक्षा ही सबसे बड़ी समस्या है। जनता के लिए उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता और आर्थिक समस्याओं की तरफ से आंखें बंद किए हुए जनता ऐसे कार्यक्रमों पर चल रही है जिससे उसकी पराधीनता चिरस्थायी बनी रहेगी। इस विषय पर अपने विचार कमेंट के रूप में साझा जरूर करें। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए। चैनल से नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब पर क्लिक जरूर कर लीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।